भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कक्षा शिक्षा शास्त्र विषय की है। इसके अंदर आज हम बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमने थर्ड यूनिट के इंटेलिजेंस टॉपिक पर पहले हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अंदर हमने बुद्धि का अर्थ, उसकी परिभाषाएं आपको विस्तार पूर्वक बताई थी। आज हम आईक्यू के कॉन्सेप्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का यही, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ये जन्मजात या वातावरण से प्रभावित होती है। समस्या ये पैदा होती है कि हम ये कैसे पता कर सकें कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है। इस समस्या के समाधान के लिए बुद्धि लब्धि आईक्यू ज्ञात करने का तरीका निकाला गया। इसके अंदर हम बुद्धि की मात्रा या किस व्यक्ति की मानसिक योग्यता किस गति से विकास कर रही है, इससे जानने का प्रयास करते हैं। बुद्धि लब्धि का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। अर्थात बुद्धि लब्धि के द्वारा हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के अंदर सामान्य योग्यता किस गति से विकास कर रही है, उसकी बुद्धि किस तरीके से आगे बढ़ रही है। कॉर्ल ब्रूस कहते हैं कि बुद्धि लब्धि ये बताती है कि मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मतलब हम बुद्धि लब्धि के द्वारा बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास अपनी आयु के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई छात्र अपने आयु वर्ग के छात्र छात्राओं से बुद्धि के क्षेत्र में आगे है, ये पीछे है। इस सभी का हमें बुद्धि लब्धि के द्वारा ही पता लग पाता है। बुद्धि लब्धि का पता लगाने के लिए या बुद्धि की गणना करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक प्रयास किए, लेकिन सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बेने और साइमन के द्वारा 1905 में विकसित किया गया। इसके अंदर बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, परंतु मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। इसके अलावा 1916 में बिने साइमन के परीक्षण को सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। उन्होंने संशोधन करके बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को जन्म दिया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय वैसे तो पहले ही से ही आ चुका था, क्योंकि बुद्धि लब्धि के विषय में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में सुझाव दे रखे थे। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता कर सकते हैं या बुद्धि लब्धि का पता कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का आईक्यू लेवल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है। मान लीजिए किसी बालक की मानसिक आयु 11 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। अर्थात कोई बालक 10 वर्ष की आयु का है, लेकिन वह बुद्धि जो है 11 वर्ष के बालक की आयु रखता है। अर्थात वह 11 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र जो कार्य कर पाते हैं या जो समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, उन समस्याओं का समाधान वो 10 वर्ष की आयु में ही कर लेता है। इसलिए उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है और मेंटल एज मानसिक आयु 11 वर्ष है, क्योंकि वह 11 वर्ष की आयु वाले कार्य 10 वर्ष की आयु में ही कर लेता है। इसलिए IQ बराबर MA, जिसे हम मेंटल एज के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अपॉन CA जो कि क्रॉनिकल एज है, मतलब उसकी वास्तविक आयु है, गुणा 100। जब हम ये सूत्र लगाते हैं और देखते हैं कि इस बच्चे की मेंटल एज 11 वर्ष है और इसकी वास्तविक आयु 10 है, और 11 अपॉन 10 इंटू 100 का फॉर्मूला लगा के जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा IQ 110 आता है। और इस 110 बुद्धि लब्धि को जब हम तालिका के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बालक 110 से 119 तक की श्रेणी में आता है, और इस श्रेणी के बुद्धि लब्धि वाले बालक सुपीरियर या श्रेष्ठ बालक कहलाते हैं। इस प्रकार हम बुद्धि लब्धि के द्वारा किसी भी बालक की
विकास की गति का पता लगा पाते हैं कि वह किस तरीके से विकास कर रहा है। बुद्धि के मान और उसके अर्थ के बारे में जानने के लिए यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर पहला तथ्य दे रखा है कि बुद्धि लब्धि के सूत्र के आधार पर हम बालकों के बौद्धिक विकास की तुलना कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि के सूत्र लगाकर हम किसी भी बालक की तुलना दूसरे बालक से या दूसरे समूह के साथ आसानी से कर सकते हैं। हमें पता चल पाएगा कि उस बच्चे का विकास कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है, तीव्रता के साथ हो भी रहा है या वह अपने आयु वर्ग के छात्रों से पिछड़ गया है। इसके अलावा दूसरे तथ्य हमें यह बताता है कि किसी भी बालक का बौद्धिक विकास 3 से 5 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होता है और 15 से 16 वर्ष की आयु में धीमी गति से होता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धियों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक तालिका बनाई है। इस तालिका के आधार पर हम बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यह तालिका निम्न प्रकार है। अगर किसी बच्चे का IQ 140 या इससे अधिक आता है तो हम ऐसे बालक को जीनियस या प्रतिभाशाली बालक मान सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति का या किसी बालक का IQ लेवल 120 से 139 के बीच में आता है तो वह बालक वेरी सुपीरियर या अति श्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच में आती है तो ऐसे बालक को हम श्रेष्ठ की श्रेणी में रखेंगे, ये सुपीरियर बालक कहेंगे। इसके अलावा 90 से लेकर 109 के बीच के बुद्धि लब्धि वाले बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर बालक इसी श्रेणी में होते हैं। जितने भी बालक पाए जाते हैं उनमें से लगभग 50% बालक सामान्य ही श्रेणी के पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच में है तो हम उस बालक को मंद श्रेणी के बालक कहेंगे। मंद श्रेणी के बालक सामान्य बालकों की तुलना में थोड़े से कमजोर होते हैं। ये दिखाई तो सामान्य बालकों के समान रहते हैं लेकिन इन्हें जो है आसानी से सामान्य बालकों के स्तर तक लाया जा सकता है। इन्हें चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर इन्हें दोबारा से प्रयास कराया जाए या बार बार प्रयास जब ये करते हैं तो आसानी से सामान्य स्तर के बालकों के समान ये कार्य करने लग जाते हैं। इसके अलावा 70 से लेकर 79 के बीच में IQ लेवल वाले बालक वे बालक होते हैं जो मंद बालकों से भी नीचे के होते हैं। इन बालकों को हम जो है आसानी से चीज़ें सिखा सकते हैं। ये बालक जो है अगर किसी चीज़ को बार बार रिपीट करा जाए तो ये कुछ अपने जीवन की आवश्यक चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं। ये पूर्णतः दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने जीवन यापन ये आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा अगली श्रेणी होती है 60 से लेकर 69 तक की। ऐसे बच्चे मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं या इन्हें मॉरन कहते हैं। एक पद और रह गया, 70 से लेकर 79। ऐसे बालक जो है सीमांत मंद बुद्धि वाले होते हैं। इन बालकों को जो है हस्तकला के द्वारा इनके जीवन को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो है अपने जीवन संबंधी निर्णय आसानी से नहीं ले पाते। इन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें ये आसानी से कर लेते हैं। 60 से लेकर 69 तक की IQ वाले बालक मूढ़ बुद्धि वाले मॉरन कहलाते हैं। ये सिर्फ अपने जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे खाना खाना या टॉयलेट करना, नहाना जैसे कार्य आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा कार्य अगर इन्हें करना हो तो दूसरे पर निर्भर पूरी तरीके से हो जाते हैं। 20 से लेकर 59 तक की IQ वाले छात्र हीन बुद्धि वाले आते हैं, बालकों में आते हैं। ये दूसरों की सहायता से ही कार्य कर पाते हैं, स्वयं में ये कुछ नहीं कर पाते। और 20 से कम IQ वाले बालक जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जिन्हें हम इडियट कहते हैं। ये बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये किसी भी कार्य को स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें जड़ बुद्धि वाला बालक कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि IQ द्वारा हम व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता आसानी से चल जाता है। और जैसा कि हमने देखा था उदाहरण में कि 11 वर्ष के बालक का IQ 110 आया था,
जो कि अपने आप में श्रेष्ठ श्रेणी के अंतर्गत हम उसे रख सकते हैं। इस प्रकार हम जो है बालकों का बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो उनकी आयु स्तर आया है, जो उनकी मेंटल एज आई है, उसके आधार पर हम बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। मेंटल एज किसी भी बालक की सामान्य योग्यता बताती है। वह हमें बताती है कि वह बालक अपने आयु वर्ग के बालकों से आगे है या पीछे है। और वास्तविक आयु उसकी एक्चुअल आयु होती है, जितने वर्ष का वह होता है वही उसकी वास्तविक आयु होती है या क्रॉनिकल एज होती है। इस प्रकार हम जो है किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हैं और उसे अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे भावनात्मक बुद्धि की या संवेगात्मक बुद्धि की, जिसे हम अंग्रेजी में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस टॉपिक का आखिरी हिस्सा है। इसके साथ हमारे इंटेलिजेंस टॉपिक समाप्त हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धि का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जो है मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बाद में ध्यान में लाया। 1990 में येल विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक पीटर सेलोवे और न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक जॉन मेयर द्वारा संयुक्त रूप से भावनात्मक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद 1995 में डैनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ के प्रकाशन हुआ और उसके बाद ही अकादमिक जगत के लोग भावनात्मक बुद्धि से परिचित हो पाए, क्योंकि शुरुआत के लगभग 100 वर्षों तक इंसान यही मानता रहा कि बुद्धि जो है एक अपने आप में जन्मजात क्षमता है, चिंतन करने, मनन करने और समस्याओं का समाधान करने की इसके अंदर अमूर्त योग्यता होती है और भावनाओं का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने समझने की योग्यता का विश्लेषण करने और उसका मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण विकसित किए गए। इन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हमने जो है इंसान की बुद्धि को मापने का प्रयास किया और इन बुद्धि परीक्षणों की वजह से मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था वो निकल कर आया। मानसिक आयु के अंदर हम ये पता करते हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु अपने समूह से किस स्तर की है। मतलब कोई व्यक्ति अगर 10 वर्ष का है तो वह किस स्तर का, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा आयु वर्ग के बालकों का कार्य कर पा रहा है या अपने आयु वर्ग से कम का कार्य कर पा रहा है। उसी के आधार पर उसकी मेंटल एज की गणना की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है और 11 वर्ष की आयु वाले बालक का कार्य कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी मेंटल एज जो है 11 है। और अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष का होकर भी 9 वर्ष के आयु वाले वर्ग के जो छात्र जो काम कर पाते हैं वो भी अगर नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी मेंटल एज 9 भी नहीं है, 9 से भी कम है। इस तरीके से मेंटल एज प्रत्यय का उपयोग कर हमने बुद्धि लब्धि की गणना शुरू की, क्योंकि बुद्धि लब्धि के अंतर गणना करने के लिए मेंटल एज का होना बहुत जरूरी है। मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100 कर हम किसी का भी IQ या किसी की भी बुद्धि लब्धि आसानी से गणना कर सकते हैं। इस संदर्भ में जो है प्रारंभ में कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट की अवधारणा आई। लोग ये चाहते थे कि इन परीक्षणों के द्वारा आसानी से अलग अलग समुदाय के लोगों की जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सके। लेकिन जब हमने परीक्षण किए तो पता चला कि भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार मानव संस्कृतियों में अलग अलग बुद्धियां पाई जाती हैं, मतलब बुद्धियों में थोड़ी सी भिन्नता होती है। इसके आधार पर जो है पुराने जो परीक्षण थे उन्हें जो है एज इट इज लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र बदल जाता है, संस्कृतियां बदल जाती हैं, इसलिए वो परीक्षण उनके ऊपर एज इट इज जैसे के तैसे हम लागू नहीं कर सकते। उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके ही हम आसानी से उनकी मेंटल एज का पता लगा सकते हैं। इस तरीके से कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट का उद्गम हुआ और आसानी से
अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के भी मानसिक आयु का पता लगाकर उनके आईक्यू टेस्ट किए जाने लगे। जब हम भावनात्मक बुद्धि की बात करते हैं तो भावनात्मक बुद्धि में 5 आयाम होते हैं। पहला, स्वयं के भावों को जानना। दूसरा, भावों को नियंत्रित व्यवस्थित करना। तीसरा, स्वयं को अभिप्रेरित करना। चौथा, दूसरे के भावों को पहचान कर सकना। और पांचवा, मानवीय संबंधों को निभाना। इन आयामों को मिलाकर ही भावनात्मक बुद्धि होती है। जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धि ज्यादा होती है उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब हम इनका अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धि ज्यादा होती है वह स्वयं के भावों को आसानी से जान पाता है। स्वयं की जानकारी उसे होती है, स्वयं का बोध होता है और यही भावनात्मक बुद्धि का मूल है। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि तथा स्वयं की समझ हेतु भावनाओं को अनवरत रूप से मॉनिटर करने की योग्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपने वास्तविक भावनाओं को पहचानने की योग्यता न होने पर व्यक्ति भावनाओं की दया पर निर्भर हो जाता है। अपनी भावनाओं को ठीक तरह से पहचानने की योग्यता होने पर व्यक्ति अपने जीवन को अधिक उपयुक्त ढंग से जी सकता है और व्यक्तिगत निर्णयों को अधिक अच्छे तरीके से ले सकता है। जिसके अंदर भावनात्मक बुद्धि ज्यादा होती है वो अपनी बारे में सही ढंग से समझ स्थापित कर पाता है, वह अपने जीवन के निर्णय सही ढंग से ले पाता है और उसे जो है दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता, ना ही भावनाओं की दया पर निर्भर करना पड़ता है। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम जो है इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जैसे हम मानते हैं कि इंसान का दिमाग और हृदय दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वह ये सारे काम आसानी से कर सकता है। जैसे कि वह लीडर बन सकता है, उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वह अपनी टीम को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें जो है प्रोत्साहित कर सके और एक साथ टीम के रूप में कार्य करने में उन्हें मदद कर सके। इसके अलावा उसके अंदर जो है अपने कार्यों के प्रति जो है सेटिस्फैक्शन होता है, अपने जीवन से वो संतुष्ट होता है, अपने परिवार से संतुष्ट होता है और अपने जीवन में जो है खुशियों को वो बना सकता है। इसके अलावा स्कूल के क्षेत्र में भी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो लोग जो हैं ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि स्कूल के माध्यम से हम जो है नए जवान लोगों को तैयार करते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। जब हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ने में आसानी से मदद कर सकते हैं, उन्हें सीखने में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में उनके आसानी से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में भी आसानी से सफल हो जाते हैं, क्योंकि वह जो है लोगों को हाई परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे काम करने के लिए सही ढंग से प्रोत्साहित कर पाते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वह लोगों के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को आसानी से समझ पाते हैं और इस तरीके से किसी भी पेशेंट को वो अच्छी केयर दे पाते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि भावनात्मक बुद्धि के 5 आयाम हैं। पहले आयाम के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, अब हम दूसरा आयाम देखेंगे। दूसरा आयाम है भावों को नियंत्रित और व्यवस्थित करना। जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धि ज्यादा होती है वह अपने भावों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है, उन्हें व्यवस्थित कर सकता है, वह सही ढंग से उन्हें समझ सकता है। जब उसे स्वयं का बोध होता है, अपनी समझ होती है, तो अपनी चिंताओं, असफलताओं, विषादों, चिढ़ आदि पर वह नियंत्रित कर इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखता है और भावनात्मक बुद्धि की योग्यता के आधार पर अपने जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन से दुख, विपत्ति और कष्ट के समय को आसानी से वह दूर कर पाता है, उनसे वो छुटकारा पाने की योग्यता रख लेता है। ये तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। इसके अलावा तीसरा जो कारक है या तीसरा जो तत्व है, स्वयं को अभिप्रेरित करना। जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धि ज्यादा होती है वह स्वयं को अभिप्रेरित कर पाते हैं, अपने आप को जो है
सृजनात्मक कार्यों में लगा लेते हैं। स्व अभिप्रेरण करने का, अभिप्रेरित करने में वो बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किन चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर ध्यान नहीं देना है। उद्देश्यों की प्राप्ति किस तरीके से की जा सकती है। भावनात्मक बुद्धि जिसके अंदर अधिक होती है उसके अंदर ज्यादा आत्मनियंत्रण होता है, ज्यादा संतोष होता है और वह अपने आवेगों पर आसानी से अंकुश लगा लेता है और इस तरीके से वह धारा में बहने से बच जाता है और अपनी शक्ति का सही ढंग से उपयोग कर कर आसानी से उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। चौथा तत्व है दूसरों के भावों की पहचान कर सकना। जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धि अधिक होती है वह दूसरों को भी आसानी से समझ पाते हैं। दूसरों को समझने से का मतलब है कि हम जो है दूसरों को जानने, समझने, उनके साथ रहने में आसानी से हम जो है एडजस्ट कर पाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाते हैं और इसके महत्व को दर्शाने के लिए यहाँ पे तुलसी जी का वचन दिया गया है, जिसमें लिखा है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये इसके अलावा प्राचीन मनीषियों ने भी इसे जो है इसके महत्व को उजागर किया है। इसके अलावा जब हमारे अंदर इमोशनल या संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा होती है तो हम आसानी से किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके मुंह को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर ये जान पाते हैं कि उसे किस चीज की आवश्यकता है। और जब हमारे अंदर ये योग्यता होती है तो हम उसकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसके अलावा शिक्षण के क्षेत्र में, प्रबंध के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है तो वह ऐसे क्षेत्रों में आसानी से सफल हो जाता है। इसके अलावा दूसरों के मनोभावों को पढ़ने की योग्यता जिन व्यक्तियों के अंदर नहीं होती है वह ज्यादा समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाते और वह लोगों से बचते हैं। पांचवा तत्व है मानवीय संबंधों को निभाना। जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वह मानवीय संबंधों को सही ढंग से निभाता है, क्योंकि वह दूसरे की भावनाओं को समझता है और उनकी भावनाओं के का आदर करता है और इस तरीके से समाज में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है, नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। और जब समाज को ऐसे लोग मिलते हैं तो समाज उनके महत्व को भी समझते हैं। इसके अलावा उन्हें पता होता है कि किस तरीके से दूसरे को प्रसन्न रखना है, दुख, दर्द और कष्ट किस तरीके से कम कर किए जा सकते हैं। ये सारी योग्यताएं उनके अंदर होती हैं। अरस्तु का कथन स्मरणीय है जो उन्होंने कहा कि कोई भी क्रोधी बन सकता है, ये आसान है, लेकिन ठीक तरह से किसी सही उद्देश्य से उचित समय पर सम्यक मात्रा में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोध प्रदर्शित करना आसान नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी के ऊपर गुस्सा हो सकता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना कर कर किसी के ऊपर भी नाराज हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और उसे सही समय पर और सही मात्रा में और जिस व्यक्ति पर उसे दिखाना है उस व्यक्ति पर सही समय पर प्रदर्शित करें। ये अपने आप में ज्यादा बड़ी चीज है। भावनात्मक बुद्धि में कुछ प्रारंभिक भाव होते हैं जिनका अध्ययन करके हमें भावनात्मक बुद्धि का अध्ययन करने में आसानी होती है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 प्रारंभिक या आधारभूत भाव दिए गए हैं जो हमारी भावनात्मक बुद्धि की समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। इन सभी भावों को मिलाकर ही भावनात्मक बुद्धि बनती है। यह यहाँ पर कुछ प्रारंभिक भाव दिए हुए हैं जिसके अंदर क्रोध, उदासी, भय, आनंद, प्रेम, आश्चर्य, घृणा, लज्जा और इनके अंदर भी कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि क्रोध के अंदर उन्माद, आवेश, अत्याचार, नाराजगी, अप्रसन्नता। इसके अलावा सतापन, उत्पीड़न, खीज, रजीदगी, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत, कष्ट, आफत ऐसी चीजें पाई जाती हैं। जिसके अंदर क्रोध होगा वह दूसरों के साथ शत्रुता की भावना रखेगा, घृणा की भावना रखेगा, हिंसा की भावना रखेगा। ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ प्रारंभिक चीजें हैं। इसके अलावा उदासी इंसान के अंदर शोक, दुख, व्यथा, कलेश, विलाप, उसका अनमनापन, निराशा
आदि चीजें या हताशा, अकेलापन, अवसाद जैसी स्थिति को दर्शाती हैं। भय के अंदर डर, आशंका या अंदेशा, चिंता या कोई फिक्र या घबराहट या आतंक या संदेह या विभीषिका या दहशत आदि चीजें आती हैं। जबकि आनंद के अंदर सुख, हर्ष, खुशी, राहत, आराम या संतोष या मनोरंजन या गर्व, भोग विलास, रोमांच, मौज, उल्लास या उन्माद चीजें आती हैं। ये सारे तत्व मिलकर आनंद बनाते हैं। प्रेम के अंदर सहमति, मित्रता, विश्वास, आस्था, भरोसा, सहारा, घनिष्ठता, भक्ति, निष्ठा, समर्पण, आराधना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा तो ये सारी चीजें पाई जाएंगी। आश्चर्य की स्थिति में इंसान अचंभा करता है, ताजुब करता है, हैरत करता है, सदमे में चला जाता है या उसे आघात हो जाता है। घृणा की स्थिति में वह तिरस्कार करता है, अवज्ञा करता है, अवमानना करता है, अवहेलना करता है, अपमान करता है, ये नफरत करता है या विद्वेष करता है या चीजों में अरुचि लेने लग जाता है। लज्जा के अंतर्गत पाप, दोष, अपराध, घबराहट, परेशानी, कठिनाइयाँ, बाधा, इसके अलावा पश्चाताप, पछताना, अफसोस करना, खेद, पछताना आदि चीजें होती हैं। इन सारे प्रारंभिक भावों को मिलाकर ही आपकी भावनात्मक बुद्धि बनती है और इस प्रकार आपका भावनात्मक बुद्धि का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।